Good morning to all of you present in this morning session. Day before yesterday, our chapter number 5. Chapter 5, Emerging Mode of Businesses. It was in progress. ये जो है हमारा अभी चल रहा था चैप्टर, और इसमें हमने जो लास्ट टाइम जो किया था वो हमने किया था बीपीओ. ठीक है, तो हमने बीपीओ जो हमारा आउटसोर्सिंग था कंसेप्ट है, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो मैं कर रहे थे. तो इसमें हमने जो है बिजनेस आउटसोर्सिंग का मतलब भी हमने बताया था मैंने आपको. फिर मैंने आपको बताया था नेचर एंड फीचर ऑफ बीपीओ. ये प्लीज माइक बंद करिए अपना. तो इसमें फीचर ऑफ बीपीओ थे, तो उसमें बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, और उसके बाद में था कि जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, और थर्ड आपके पास में प्रोसेस में भी आउटसोर्स्ड बी ए कैपेसिटी यूनिट और थर्ड पार्टी. ठीक है, और उसका एडवांटेज हमने किए थे वो हमारे पास थे कि फोकसिंग ऑफ अटेंशन, और दूसरा था रिडक्शन इन कॉस्ट, थर्ड था आपका क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस, और फोर्थ आपका ग्रोथ है थ्रू द अलायंस. ठीक है जी, और फिफ्थ आपके पास में था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये चीज़ें थी. अगला आपके पास में स्कोप ऑफ बीपीओ. तो बीपीओ के स्कोप कहाँ कहाँ पर है, आपका लास्ट पॉइंट इसके अंदर है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. स्कोप ऑफ बीपीओ. बीपीओ जो है उसके स्कोप क्या है, वो कितना आपके लिए कारगर है, कहाँ कहाँ कामयाब है. तो पहले कहते हैं कि बीपीओ इज मोर प्रॉपरली नोन एज कॉल सेंटर. ठीक है, ये आपके बीपीओ जो है ज़्यादातर आपके जो कॉल सेंटर्स. ठीक है, कॉल सेंटर्स जिसमें 24/7 है जो वो सर्विस दी जाती है. तो यहाँ पर आपके कॉल सेंटर में बीपीओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है. और कहते हैं कि अबाउट 70% ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री रेवेन्यू कम फ्रॉम द कॉल सेंटर, और बीपीओ इंडस्ट्री का 70% जो कॉल सेंटर से आता है. तो सबसे बड़ा जो स्कोप है वो कॉल सेंटर में बीपीओ का. दूसरा करके बीपीओ कंप्राइज 4 की सेगमेंट. इसमें 4 की सेगमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं. 4 की सेगमेंट्स, यानी मेनली यहाँ पर 4 जगह पे काम कर रहे हैं. तो कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो पहला कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में इतना अमाउंट पैसा नहीं है कि वो सक्सेसफुली काम को चला सके. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में अच्छा भला पैसा है, बट दे डजेंट वांट एंटर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. दे वांट टू डू द मार्केटिंग. सो दे मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद द मैन्युफैक्चरर that we will pay you so amount on such production. You have to produce only, and we will pick up this material, and we ourselves will sell in the market at our price. तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि फैक्ट्री आपकी है, लेबर आपकी है, रॉ मटेरियल वो आपका है. हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चर करके दे दो, हम अपने ब्रांड के नाम से किसी भी नाम से हम उसको बेचेंगे. तो ये आपकी कहलाती है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च. कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च. कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इसमें भी क्या होता है कि इफ देयर इज एनी रिसर्च वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोडक्ट, फॉर एनी स्पेशल थिंग्स, and somewhere the lab is available, and you want to make the contract for the research
to that specialist, to that doctors or to that lab attendants और lab persons. तो वहाँ पर जो आप उनको कहेंगे आप ये रिसर्च करके दे दो, वी विल पे यू सो मच अमाउंट, तो रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट सेल. थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट सेल. कॉन्ट्रैक्ट सेल, कॉन्ट्रैक्ट सेल होती है कि जिसमें आप जो है सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी को कि आप ये हमारा माल बेचते हैं, हम आपको इतना कमीशन देंगे, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट सेल है. और नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिक्स. इंफॉर्मेटिक्स 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 का मतलब ये हुआ कि जो आपके आईटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके जीसी के अंदर बीपीओ के अंदर स्कोप है. तो आपके ये थे आपके बीपीओ के स्कोप. तो बीपीओ के स्कोप जो मेनली आपके कॉल सेंटर्स में हैं और फिर आपके पास में 4 ये सेगमेंट्स हैं, इनके अंदर आपके बीपीओ के स्कोप हैं. हाँ जी, एनीबडी हो एनी टाइप ऑफ द क्वेरी प्लीज यू कैन आस्क. अगर किसी की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो है वो केपीओ हम वो करेंगे. तो बीपीओ की तरह से आपका केपीओ भी एक कंसेप्ट है जो कि एक नया बिजनेस है. जैसे कि क्योंकि जैसा नाम ऊपर बोल रहा ना, इमर्जिंग ऑफ मोड ऑफ बिजनेसेस, ये नए नए बिजनेस कौन से हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस एक नया बिजनेस आया था. ठीक है, इसी बार बीपीओ ये भी एक न्यू बिजनेस है. इसी प्रकार से आपका केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये आपका है. नॉलेज, यहाँ पर नॉलेज के बारे में बात है. वहाँ पर तो आपके से वर्किंग की थी, यहाँ पर आपके नॉलेज की बात है कि इन केपीओ बिजनेस है गेट्स नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ पर जो नॉलेज रिलेटेड और इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो वर्क जो है बाहर से हम करवाते हैं. वहाँ पर जो हम लोग करवाते थे वो बिजनेस के अंदर बिजनेस हम कर रहे थे, उसके अंदर कोई काम जो आपसे नहीं हो पा रहा था तो वो आप बाहर के लोगों से करवाते हैं, बीपीओ था. यहाँ पर नॉलेज से और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है आपकी जो हम काम करवाते हैं. दिस इन्वॉल्व्स हाई वैल्यू वर्क कैरिड बाय हाई स्किल्ड स्टाफ. इसमें जो है हाई वैल्यू वर्क और हाई स्किल्ड स्टाफ की बात होती है. मीन्स कि यहाँ पर नॉर्मल जॉब नहीं है, ये बड़े लेवल के जॉब हैं जिसमें कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस देंगे और साथ में जो है वो हाई स्किल्ड पर्सन्स भी होते हैं. ठीक है, केपीओ फर्म्स इन एडिशन है टू प्रोवाइडिंग द एक्सपर्टाइज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफन टेक लो लेवल डिसीजंस आल्सो. और कई बार जो है ये लो लेवल डिसीजन भी खुद लेते हैं, यानी हायर लेवल डिसीजन तो जो बिजनेसमैन जो आपसे सर्विस ले रहा है वो लेगा, बाकी लो लेवल का डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं. तो इसमें ये तो आपका यानी हाई लेवल उनके वैल्यू और हाई लेवल स्किल्ड स्टाफ इसमें चाहिए होता है. ठीक है जी. फीचर्स ऑफ केपीओ, केपीओ की फीचर्स कौन सी हैं ये हम देखें. फीचर्स ऑफ केपीओ, केपीओ की फीचर जहाँ कौन सी हैं. तो पहले आपके पास में जो केपीओ की फीचर है, मेन डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ इज दैट केपीओ यूजुअली फोकस ऑन नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस. यानी पहले आपकी है नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस, नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस. यहाँ पर ये नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस से बिलोंग करती है. ठीक है, जबकि ये बीपीओ जो है वो आपकी नॉलेज नहीं थी, वो आपका जो वर्किंग के ऊपर था, प्रोसेस के ऊपर था. और इसमें जो है सिग्निफिकेंट एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है. इसमें आपके एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सेकंड है मेन एम ऑफ केपीओ इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस एक्सपर्टाइज रेदर देन द प्रोसेस एक्सपर्टाइज.
कि यहाँ पर जो है वो नॉलेज एक्सपर्टाइज प्रोवाइड की जाती हैं, नॉलेज एक्सपर्टाइज, नॉलेज एक्सपर्टाइज है। जबकि बीपीओ में आपका प्रोसेस एक्सपर्टाइज था, यानी प्रोसेस को एक्सपर्ट आप जो है प्रोसेस पूरा करना उसमें एक्सपर्ट बंदे चाहिए। यहाँ पर आपका नॉलेज वाले बंदे आपको चाहिए, ठीक है जी। थर्ड है केपी यूनिवर्स एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, यानी इसमें जो है एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग और आपका टेक्निकल स्किल, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि आपके बीपीओ में केवल प्रोसेस की बात थी, तो यहाँ पर एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग और टेक्निकल स्किल की बात है जी, ठीक है जी। फिफ्थ है आपके पास, फोर्थ है केपीओ इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग। केपीओ इंक्रीजेस एफिशिएंसी। केपीओ जो है आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिड्यूसेस इन कॉस्ट, आपकी कॉस्ट को जो वो रिड्यूस कर देता है। तो आपका केपीओ जो है एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है और आपके एफिशिएंसी को जो वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। कॉमन सर्विसेज इंक्लूड केपीओ आर, तो आपकी कॉमन सर्विसेज कौन कौन सी हैं केपीओ में? कॉमन सर्विसेज इन केपीओ, केपीओ में कॉमन सर्विसेज कौन कौन सी वो हम देखते हैं। तो पहला आपके पास में जी रिसर्च सर्विसेज, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, पहला रिसर्च, रिसर्च सर्विसेज। आपकी रिसर्च सर्विसेज जो हैं वो इसमें सबसे पहले होती है, ठीक है, उनके बारे में रिसर्च करवाते हैं। तो लीगल प्रोसेसेस, क्योंकि लीगल भी तो स्पेशली आदमी देगा, लीगल सर्विसेज यानी कानून से रिलेटेड कोई जो मैटर हैं उनके बारे में बात करें तो आपके एडवोकेट्स हैं या आपको बिजनेस करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, दीज पीपल प्रोवाइड द केपीओ। पेटेंट सर्विसेज, patent as I explained you in accountancy also means a special thing or special mark that is called as patent। वो पेटेंट किस प्रकार से लेंगे तो पेटेंट के सर्विसेज केपीओ से मिलेगी आपको, वरना तो पेटेंट ऐसे कोई नहीं देगा। डाटा एनालिसिस, व्हाट इज डाटा एनालिसिस? डाटा एनालिसिस करना कि आपका डेटाज हैं और उनको डेटाज को एनालाइज करना, वो एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि इफ एन मेडिकल रिपोर्ट इज अवेलेबल विद यू, you can't understand anything. If you go to a doctor and doctor will see all the data and will drive a result and can inform you that what is the actual problem. ये आपका डाटा एनालिटिकल है। नेक्स्ट है एडिटोरियल प्रोसेस, एडिटोरियल प्रोसेस नॉर्मली जो है ये आपके न्यूज़पेपर्स हो गए या मैगजीन्स हो गई, इनके अंदर इस प्रकार के होते हैं। तो आप देखते हैं कि हर न्यूज़पेपर में करीबन एक एडिटोरियल आता है, तो वो एडिटोरियल जो लिखना उसके दम पे भी आपका जो है न्यूज़पेपर चलता है, क्योंकि अच्छा एडिटोरियल होगा तो अच्छा जो है वो न्यूज़पेपर के रीडर्स होते हैं। तो एडिटोरियल लिखवाना ये भी आपका केपीओ में आता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का ये हुआ कि आप इसमें जो है वैल्यूएशन किया जा सकता है कि आपके जो है कौन सी कि कोई आप चीज़ खरीदते हैं या कोई बेचते हैं या कोई ऐसी सर्विसेज आपको चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यूएशन भी इसमें आपके केपीओ में होता है। तो आज हमने जो किया है वो केपीओ का मीनिंग क्या था,
कि जो आपका केपीओ का मतलब ये था कि विच इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज, जो आपका जो है और वर्क रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, तो वो आपका केपीओ है। केपीओ के फीचर्स आपके पास में थी, तो केपीओ के फीचर में नॉलेज नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस एक्सपोर्ट्स थे। दूसरा था कि नॉलेज एक्सपर्टाइज, ठीक है। थर्ड था एडवांस एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल, ठीक है। और केपीओ इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूसेस इन कॉस्ट और कॉमन सर्विसेज इन केपीओ कौन सी थी वो मैंने आपको ये 5 को बताई थी। उसमें आपकी रिसर्च सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं, पेटेंट सर्विसेज हैं, डाटा एनालिसिस है और एडिटोरियल प्रोसेस है और वैल्यूएशन प्रोसेस है। तो ये आपके पास इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें थी। अब इस चैप्टर में ये चैप्टर आपका इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस आपके फिनिश हो गया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई आपके मैसेज में कोई चीज़ पूछना चाह रहा है मेरे से, आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क, आप आराम से पूछिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप पूछेंगे मुझे उतनी खुशी होगी कि आप मेरे से पूछ। केपीओ इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूसेस इन कॉस्ट। हाँ, तो आप देखो कि केपीओ जो है एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ की नॉलेज आपको नहीं है, मान लो कि आप जो है बिजनेस का अंदर जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बिजनेस का, आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज में ये काम आप किसी वकील को या किसी एक्सपर्ट को दे देते हैं, उसकी नॉलेज है, तो वो बंदा जो आपके बिजनेस को जो है रजिस्टर करवा के दे देगा और आप जो है दूसरे काम कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। इसी प्रकार से आपका जीएसटी है, अब जीएसटी कैलकुलेशन आपको नहीं आती है, उसका जीएसटी को पे करना है, जीएसटी की रिटर्न भरनी है, जीएसटी से रिलेटेड ऑफिस में जाकर के केसेस को फाइल करना। यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट थिंग एंड इफ यू विल गेट एक्सपर्टाइज इन दैट टाइप ऑफ द सर्विसेज देन यू विल नॉट पे द अटेंशन ऑन योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस पर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आप जो कोई केपीओ पॉइंट कर लेंगे, कोई पर्सन जो जिसका नॉलेज है, जो जीएसटी के बारे में जानता है, आप उसका पॉइंट कर देंगे, देखो भैया हमारा जीएसटी का काम है और आप जो है महीने में 2 महीने में 4 महीने में जैसे भी हैं, या तो आप हमारे अकाउंटेंट को गाइड करते रहना, इससे आप इनकी रिटर्न खुद भर के दे देना। तो अगर वो काम करेगा तो नेचुरली क्या होगा कि ये आपकी एफिशिएंसी को, कार्यक्षमता को बढ़ा देगा, क्योंकि आप जब आप जीएसटी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप उन बिजनेस के ध्यान देंगे तो नेचुरली एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो आपकी कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि आपके जो बंदे जीएसटी का काम करते हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो नेचुरली सस्ते में भी कर देंगे, ठीक है। और अगर आप एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट करें जो जीएसटी कैलकुलेशन करता है, उसका आप सैलरी देंगे, उसका रिसोर्सेज देंगे तो महंगा पड़ेगा। और जबकि आप कोई बाहर से अपॉइंट करते हैं तो वो आपके लिए सस्ता पड़ता है। तो इसका लिए हुआ कि केपीओ इंक्रीजेज एफिशिएंसी, रिड्यूसेस कॉस्ट। बड़ा अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा। आप और भी बच्चे पूछते मुझे और खुशी होगी। आप पूछिए, कुछ पूछोगे तो नेचुरली आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? हाँ जी, अगर नहीं है तो हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज के ऊपर। आज हम इसी चैप्टर के ऊपर करेंगे, कल से हम 6 चैप्टर नेक्स्ट हमारा जो है वो, हम जो अगला चैप्टर 6 है मेरे पास में जो होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, वो हम कल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 184 मेरी बुक में है, वो आप निकाल लीजिए। तो इसके अंदर जो है 184 के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर लिख रखा कि OLX जो एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? OLX एन एग्जाम्पल ऑफ विच और द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ई बिजनेसेस: B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। आपको मैंने 4 टाइप के बताए थे ना, आपका एक तो था B2B, एक था B2C, एक था C2C और एक है इंट्रा बी। तो OLX में तो हम कस्टमर लोग आपस में बातें करते हैं, तो नेचुरली OLX जो है वो C2C बिजनेस है कि अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो आप उसको OLX पे जो है वो पोस्ट करोगे और अगर मैं उसको देखूंगा और मेरे को खरीदना है तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। तो इसका लिए C2C हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आइए, मेल सेंट बाय परचेज डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक कंपनी एक ही है, ओनली सिंगल कंपनी इज देयर। परचेज डिपार्टमेंट सेंड ए मैसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
वो कौन सा एग्जाम्पल है? B2B, B2C और C2C और इंट्रा बी। B2B तो बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी से कॉन्टैक्ट करती है, वो यहाँ पर नहीं है। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, ये भी नहीं है क्योंकि कस्टमर यहाँ पर नहीं है। C2C कस्टमर टू कस्टमर, ये भी नहीं है। और इंट्रा बी यानी अपने फर्म के अंदर ही कॉन्टैक्ट करना, तो नेचुरली बिजनेस या फर्म एक ही है, उसका एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ये इंट्रा बी कहलाएगा। ठीक है जी। थर्ड है आपका सेंडिंग कोटेशन और सप्लाइंग रॉ मटेरियल बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर इज कॉल्ड B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। कहते हैं कि कोटेशन भेजनी है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल की कोटेशन भेजता है। कोटेशन होता है आपके रेट कि आप किस रेट पे माल सप्लाई कर सकते हैं। तो किसी बिजनेसमैन ने जो है वो कोटेशन निकाले, मुझे इतना कच्चा माल चाहिए, इतना मुझे माल चाहिए। अब उसके लिए जो है कोटेशन हम मांगते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन जो है वो ईमेल करते हैं कि लो जी मैं आपको इस रेट में माल दे सकता हूँ, मेरे रेट ये होंगे। तो यानी यहाँ पर ये B2B होगा, B2C होगा या इंट्रा बी होगा या और कौन सा होगा? तो नेचुरली ये B2B होगा क्योंकि वन बिजनेसमैन इज कॉन्टैक्टिंग टू अदर बिजनेसमैन, इट इज B2B। We can move towards a paperless society by using, हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं इन चीज़ों को देख करके। कौन सा? ट्रेडिशनल बिजनेस में बढ़ रहे हैं, ई बिजनेस के कान से बढ़ रहे हैं, ए एंड बी दोनों कान से बढ़ रहे हैं, नन ऑफ अबव। तो पेपरलेस आपका जो सोसाइटी है वो तो आपका ई बिजनेस में ही है, क्योंकि इन ई बिजनेस देर इज नो यूज ऑफ पेपर एट ऑल फॉर एनी वर्किंग, सब डिजिटल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द कॉमन नेम ऑफ BPO एस, कॉमन नेम ऑफ BPO क्या है? कॉल सेंटर, कॉन्टैक्ट सेंटर, सब्सिडरी, नन ऑफ द अबव। तो हम नॉर्मली जब BPO को जो मानते हैं वो कॉल सेंटर मानते हैं। कॉल सेंटर बोल दो या BPO बोल दो, क्योंकि 70% ऑफ रेवेन्यू ऑफ BPO रिसीव्ड फ्रॉम द कॉल सेंटर्स। तो आपके कॉल सेंटर जो बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इन अपने आसपास के एरिया में यहाँ पर कॉल सेंटर काफ़ी चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट सिक्स्थ इज गेटिंग बिजनेस रिस्क accomplished from an outside agency as e-business, B2B, BPO, franchisee। कि गेटिंग बिजनेस रिस्क accomplished from an outside agency, हम आउटसाइड एजेंसी से बिजनेस रिस्क को पूरा करने की बात करते हैं, तो वो कौन सा होगा? ई बिजनेस होगा, B2B बिजनेस होगा या BPO होगा? तो नेचुरली BPO ही होगा। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड एक्स्ट्रा इज, कौन से क्या नाम इनके? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। तो आपके ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड जो है ना सर मेट्रो कार्ड जो है, ये स्मार्ट कार्ड के नाम से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है KPO स्पेशलाइज इन विच टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। KPO जो अभी मैंने करवाई, KPO किसके अंदर है जो ज़्यादा लागू होता है? तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड, रूटीन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से में होगा? 4 में से। तो नेचुरली आपका हाईली स्पेशलाइज्ड होगा, क्योंकि KPO में जो है वी हायर ओनली द हाई स्पेशलाइज्ड पर्सन, नॉट द नॉर्मल पर्सन। तो नेचुरली ये हाई स्पेशलाइज्ड पर्सन आपके होंगे। और नेक्स्ट आपके पास में ये वो आपका वी कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ई बिजनेसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब ये कहना कि आप जो है कौन से नंबर ऑफ कस्टमर के पास ज़्यादा पहुंच सकते हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस और दुकानें खोल के हम उससे पहुंच सकते हैं, या ई बिजनेस से पहुंच सकते हैं, या ए और बी दोनों से पहुंच सकते हैं, नन ऑफ अबव। तो नेचुरली हम ई बिजनेस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के पास में पहुंच सकते हैं, बिकॉज द रीच ऑफ ई बिजनेस इज वेरी वाइडर, मीन्स वी कैन हैव a reach worldwide to our customers. In traditional, we are the reach up to the few customers which are in our contact. हम उन्हीं तक पहुंच सकते हैं, बाकी ई बिजनेस में तो आपको नहीं जानते वहां तक आप पहुंच सकते हैं। पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल, आपका पर्सनल गुड्स का इंस्पेक्शन जो है अगर कोई कस्टमर खरीदना चाहे तो उसका इंस्पेक्शन है जो पॉसिबल है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ई बिजनेस में, ए और बी दोनों में और नन ऑफ अबव में। तो नेचुरली आपका जो है
ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होगा, क्योंकि आप जो किसी भी चीज़ को उठा करके घुमा करके फिरा करके अगर देखना चाहें तो ट्रेडिशनल में है। आप अगर ई बिजनेस की बात करें तो इंटरनेट के ऊपर आप यू कैन सी दी फोटोज एंड यू कैन सी दी डायग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट, बट यू कांट सी द फिजिकल टू द प्रोडक्ट। अब आपका डायग्राम से तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा दिखाई दे सकता है, पर आपका जो कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा भी हो। तो फिजिकल में यू कैन मेक द इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका देख भी सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आज मैंने आपको इस चैप्टर से कंप्लीट कर दिया, हम इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन आस्क मी बाय नाउ, आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ जी, किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछना। चलो आप होमवर्क के साथ साथ में करते रहना। अब मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा इनसे भी, हाँ इन चैप्टर की मैं असाइनमेंट आपके पास भेजूंगा। ठीक है, तो असाइनमेंट जो आप है वो भी करके देंगे मेरे को, और ये तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है।